तो जय हिंद बच्चों, हम लोग सीरीज कर रहे हैं शुरू असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम के लिए। एपीएफसी का पेपर है, वो 1 डे एग्जाम है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मार्क्स लाने हैं बहुत ज्यादा, तो 75% से ज्यादा आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है और बहुत ज्यादा पढ़ना है। पॉलिटी जैसे टॉपिक्स में तो आप गलती कर ही नहीं सकते। हम लोग जो है 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स, लेबर लॉज या अकाउंटेंसी, कंप्यूटर्स, मिसलिनियस, जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज में। आप लोगों को बस बने रखना है और अपने आप को पेशेंस से थोड़ा सा जो है आगे बढ़ना है। आप हमारे पे पूरा बेस्ड हो सकते हैं। मैक्स मार्क्स में आप अपनी 100% रिलायबिलिटी दिखा सकते हैं। आपको कितनी भी नॉलेज है, आपको सब आता है तो भी ठीक है, आपको कुछ नहीं आता तो भी ठीक है। आपको मैक्स मार्क्स को जो है फॉलो करना है और 100% फॉलो करना है। आप अगर हमें फॉलो करेंगे तो मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि जब जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे, आपको उस दिन मैं मिलूंगा और आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। उस दिन मुझसे बात कर सकते हैं कि जो है आपके पढ़ाई में से कुछ नहीं आया। तो इतना मैं आपको बस प्रॉमिस कर सकता हूँ, इतना आप जो है रिलाय कर सकते हैं। बाकी कुछ भी फॉलो नहीं करना, खूब पढ़ाई करनी है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं एपीएफसी के लिए लेक्चर 1। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का बेसिक्स, और बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। और 1 बाय 1 जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है। तो लेट्स क्रैक एपीएफसी। तो एपीएफसी की पॉलिटी क्लास में आज जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहले आप बताओ पॉलिटी की डेफिनेशन। तो पॉलिटी या राज व्यवस्था हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो पॉलिटी क्या होती है? इट इज एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी सच एज ए नेशन, सिटी और स्टेट टुगेदर विद इट्स गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके पास पॉलिटिकली, ठीक है, या आपके पास कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो, ठीक है। एक सोसाइटी है जो आइडेंटिफाइबल है एक तरीके से, जैसे आपने बोल दिया इंडियंस, तो आइडेंटिफाइबल सोसाइटी है, आपने उसे ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए नेशन और सिटी और स्टेट। जैसे आपने बोल दिया बिहारी, ठीक है, या आपने बोल दिया तमिल, तो आपके, या आपने बोल दिया इंग्लिश, इंग्लैंड के, तो आपके पास क्या आइडेंटिफाइबल सोसाइटी, आप कॉमनली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो क्या हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए हैं। क्या हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए एक साथ, ठीक है। और अलोंग विद इट्स गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको चलाने के लिए क्या, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और प्रशासन, तो उसके साथ मिलाकर जो होल बनाओगे उसे आप बोलोगे पॉलिटी। तो पॉलिटी इज एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी सच एज ए नेशन, सिटी और स्टेट टुगेदर विद इट्स गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटी में बेसिकली याद रखना, इनके पास क्या होगी, अथॉरिटी होगी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। तो ये इनके पास ये भी अथॉरिटी होगी कि अपने रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन मोबिलाइज रिसोर्सेज, दे कैन फॉर्म गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। दे कैन एडमिनिस्ट्रेट देयर टेरिटरीज, तो अपने एरियाज को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। और क्या होना चाहिए आपके पास, ये आइडेंटिफेबल इनकी जो है आपके पास सोसाइटी होनी चाहिए। आइडेंटिफेबल, ये कंडीशन है, आइडेंटिफेबल होनी चाहिए। एक एक कॉमन नाम से आप इसे बोल सकते हो, एक कलेक्टिव नाउन की फॉर्म में आप इसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, बिहारी बोल दिया, तमिल बोल दिया, इंग्लिश बोल दिया, पहाड़ी उत्तराखंडी बोल दिया, है ना। तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो दैट इज व्हाट, आपके पास ये सिस्टम क्या होगा, पॉलिटी कहलाएगा। तो आप जो है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तो इंडियन पॉलिटी में आप लोग 2 टॉपिक से मिलकर इंडियन पॉलिटी बनेगी, और उन टॉपिक्स को हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे। तो पहला जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसी भी देश में पॉलिटी में 2 चीजें हैं, पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा क्या है, एलाइड टॉपिक्स। तो बच्चों ये थोड़ा सा धुंधला ज्ञान हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये एलाइड टॉपिक्स, तो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। ये धुंधला थोड़ा सा आपके पास है, थोड़ा सा हैजी नॉलेज मैंने आपको दी है। तो बने रहना है, पूरा वीडियो देखो। और मैं आपको बीच में फिर बोल रहा हूं कि चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, टीम को मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एलाइड टॉपिक्स को मैं बताता हूं। देखिए, आपको पता है जैसे आपका देश है, तो आपके देश में आपका खुद का एक संविधान है, जो कि आपका 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली जो है इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है ये। और 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक मेहनत के बाद जो है ये बना, और कई 100 सालों के एक्सपीरियंस के बाद, और 60 से ज्यादा देशों को, संविधानों को देखने के बाद। तो 60 से ज्यादा देशों के संविधान को देखने के बाद
2 साल 11 महीने 18 दिन के लगातार सिटिंग्स के बाद, है ना, बीच तो आपके पास सिटिंग्स के राउंड हुए, कई राउंड की सिटिंग्स हुई, उसका ड्राफ्ट बना, ठीक है, फिर जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये क्या हो गए, बेसिक सेट ऑफ रूल्स हो गए। ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाएगा हर कंडीशन में। तो सुप्रीम हो गया, सुप्रीम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद इससे एलाइड टॉपिक्स, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, पर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आपके पास क्या बेसिक लॉ के रूप में यूज नहीं किए जा सकते, बट उनकी जरूरत भी पड़ती रहती है। जैसे समय समय पर जब भारत का संविधान इनेक्ट हो गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड, तो आफ्टर सम टाइम उसके बाद जो है हमें कई चीजों की जरूरत पड़ी, जो जैसे कि आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये पता चला कि भाई जब चुनाव होंगे तो जो आपके जो चुनाव में कैंडिडेट्स उठेंगे पार्लियामेंट के लिए, जो आपकी संसद है, और राज्य की विधानसभाओं के लिए, तो उसके जो कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, जो विधानसभाएं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, तो भाई जो उनके जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना, और उसकी कंडीशंस क्या होंगी, किस तरीके से होंगी। तो उसके लिए क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या करा 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है हम संसद ने क्या किया, कह सकते हैं अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, है ना। अब उसके कुछ समय बाद देखिए, आपको पता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जरूरत पड़ी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, करप्शन को कर्ब करने के लिए। आपको पता चला कि भाई जो सरकारी जो तंत्र है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है ना। तो आपके पास उनकी कोई क्या नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ लिखित रूप से, मौखिक रूप से अकाउंटेबिलिटी होने से कुछ ही नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसी चाहिए थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना। फिर उसके बाद क्या आपके पास 1955 में आपको पता है क्या नागरिकता है, तो नागरिक जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 5 से 11, इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या कह सकते हैं सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ उस समय के लिए लागू हो सकते हैं जिस समय भारत देश जो है आजाद हुआ, और उसके कुछ साल के बाद तक। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद के लोगों को क्या होगा, उनकी सिटीजनशिप किस तरीके से डिसाइड होगी। तो उसके लिए क्या करा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है इनेक्ट किया, जो बार बार क्या होता है, अमेंड होता रहता है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड। इसके अलावा देखिए जैसे सीबीआई है, तो सीबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये क्या आपके पास ये काम कर रही है, एजेंसी है। इसके अलावा नीति आयोग, ठीक है, तो आपको पता है पहले प्लानिंग कमीशन था, 2015 से जो है नई गवर्नमेंट के बाद क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। फिर इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बन गया, है ना। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज ऑल्सो देयर, ये भी संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। तो क्योंकि महिलाओं के किस कह सकते हैं किस चीज के लिए, महिलाओं के राइट्स के लिए, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ी, हमें नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाना पड़ा। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बाद क्या इस कानून को इंप्लीमेंट कराने के लिए आपके पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। इसी तरीके से आपके पास ईपीएफ, कानून को इंप्लीमेंटेशन के लिए ईपीएफ एजेंसी है ना। तो आपको पता होना चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जिसके एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अलाइड टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट तो हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कई हमें टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए तो नहीं है, बट हमारे देश की राज्य व्यवस्था के लिए वो बहुत जरूरी है। तो पॉलिटी में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पहला कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अलाइड टॉपिक्स। तो नाउ कम टू द पॉइंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन भाई है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे, संविधान की अगर डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो संविधान तो मैंने बताया मूल कानून है। तो संविधान क्या है, मूल कानून, इसको जो है औपचारिक रूप में फॉर्मल तरीके से आप लोग किस तरीके डिफाइन कर सकते हो, वी कैन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी देश का बेसिक सेट ऑफ रूल्स, द मोस्ट फाउंडेशनल सेट ऑफ रूल, मोस्ट फाउंडेशनल बोल रहा हूं मैं, मोस्ट फाउंडेशनल मतलब आपके पास बिल्कुल नींव की जो ईंट होती है, आपको पता है बिल्डिंग में क्या होती है, बिल्डिंग बनती है, तो आप ऐसे समझो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की क्या है, ये नींव है। अब नींव में क्या लगाई जाएंगी, मजबूत ईंटें लगाई जाती है, मूर्ख आदमी कच्ची ईंटें लगाएगा। तो आपके पास हर चीज जो है, आपको पता है एक बार जब स्ट्रक्चर बनता है तो जो आपकी पहली मंजिल हो सकती है वो किसकी तरह काम, किस पे बनेगी, आपकी नींव पे बनेगी। और जिस तरीके से नींव यानी कि फाउंडेशन पे सेट दिया होगा, उसी तरीके से आप लोग जो है ऊपर का कंस्ट्रक्शन करोगे। इसमें आप बदलाव कर सकते हो, थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो, बट आपकी बेसिक्स जो नींव है वो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से देश में मैंने बताया जो अलाइड टॉपिक्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी बनाए जाते हैं, बट
फाउंडेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ही रहता है। तो किसी भी देश या संगठन के आधारभूत विधि विधान को हम लोग कहते हैं संविधान। ठीक है, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि जितने भी लॉज बने वो किसके अकॉर्डिंग टू द बेसिक सेट ऑफ लॉज यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने। और आपको एक बहुत सुंदर बात बता दूं, 1973 के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया केशव नंदा भारती केस के बाद कि भैया आप लोग जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं संविधान की, वही बेसिक डेफिनेशन है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग बोल सकते हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़छाड़ करके देश में कानून नहीं बनाओगे। राइट, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, द बेसिक लॉज और द रूल्स ऑफ अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दुनिया में अलग अलग देशों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं। मैंने बताया हम लोगों ने बहुत सारे देशों का एक्सपीरियंस लिए, खुद के एक्सपीरियंस भी देखे, क्योंकि हम लोगों का भी बड़ा लंबा एक्सपीरियंस था। और हमारी जो समझदार लोग थे, जैसे पुराने जमाने में समझदार लोग क्या करते थे, मिलके डिसीजन लेते थे, वैसे ही हमारे समझदार लोग जो हैं एक असेंबली में जमा हुए जिसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे जो है प्रस्ताव लाए गए और उसके बाद उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और हमारा जो है उसे उस ड्राफ्ट को जब फाइनलाइज किया गया उसी को आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन। तो दुनिया में अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो पहला आप लोगों का जो टाइप है वो है आपके पास देखो रिटन या अनरिटन। ठीक है, तो आप लोग पहले जो है इस तरीके से आप लोगों को डिवाइड करके बोल सकते हो, कुछ देशों ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं और कुछ ने अनरिटन। जैसे आपको पता है यूएसए का रिटन है, इंडिया का रिटन है कि नहीं है, पर आपका यूनाइटेड किंगडम का रिटन नहीं है। अब क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेट ऑफ रूल बुक आ जाती है, एक बुक आ जाती है। ठीक है, अब ये बुक आ गई, अब इस बुक में क्या लिखा गया, एक बारी में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया। ठीक है, अब ये लिखने के बाद जो है इसे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग रन पे इसे फॉलो मतलब करते रहेंगे और लॉन्ग रन में इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता रहेगा। यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड वहां पे क्या है, पार्लियामेंट लॉज लाती रहेगी। ठीक है, पिछले वाले लॉ को थोड़ा चेंज किया तो अगला वाला लॉ आ गया। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज पास्ड वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपनी जरूरत है उसे पूरा करते रहेंगे। ठीक है, अब अगला आता है फेडरल और यूनिटरी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखिए कई देशों में क्या किया जाता है, आपके पास फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका बेस्ट एग्जांपल है। फेडरल में क्या होता है, जो आपके स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राज्य हैं, तो वहां राज्यों को क्या किया गया, पावर का सेपरेशन कर दिया गया बिटवीन द फेडरेशन एंड द स्टेट्स। मतलब आपके पास जो कॉमन सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स हैं, इनके बीच में क्या कर दिया गया, पावर का क्या कर दिया गया, डिवीजन कर दिया गया कि भाई सेंट्रल को काम पकड़ा दिए, तुम फौज को देखो, तुम बैंकिंग को देखो, तुम फॉरेन अफेयर्स को देखो, विदेश नीति को तुम देखो, या तुम लोग जो है कम्युनिकेशन को देखो। ठीक है, इनकम टैक्स को तुम देखो। ठीक है, और इनको बोला कि भाई ये कुछ काम है तुम्हारे, स्टेट्स को बोला भाई तुम्हारी ये काम है। ठीक है, स्टेट्स को बोल दिया कि भाई तुम्हारे ये काम है, पुलिस तुम्हें संभालना है, लैंड को तुम्हें संभालना है, जो जमीन है उनका रजिस्ट्रेशन है ना, उनकी आगे उस फॉरवर्ड करना। ठीक है, वसीयत करवाना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा काम है, जैसे आपके पास लॉ एंड ऑर्डर ये तुम्हारा काम है। कुछ टैक्स दे दिए इसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी, तो काम क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब साधारण तौर पे क्या होगा, इनके काम डिवाइड हो चुके हैं, तो स्टेट्स को क्या दी गई, पावर दी गई। पावर देने के बाद मतलब क्या हो गया, आपके पास पावर का क्या हो गया, डिवीजन हो गया बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, आपके पास जो स्टेट्स होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके बीच में पावर क्या होती है, आपकी डिवाइडेड होती है। यूनिटरी में क्या होता है, आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही होल होती है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, दोनों का मिक्सचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, आज पहली क्लास है, बहुत बेसिक्स भी नहीं, मतलब कह सकते हो बेसिक्स से भी नीचे पढ़ा रहा हूँ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल का भी और यूनिटरी का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हालांकि फेडरल वर्ड के जो फीचर्स होते हैं वो हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, हमारे यहाँ स्टेट्स को पावर डिवाइडेड है। ठीक है, इसको भी डिटेल में हम लोग एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे हालांकि। तो फेडरल के हम लोगों ने अपनी पावर्स डिवाइड करी है सेंट्रल स्टेट्स के बीच में,
ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में पूछा गया था कि ये कहाँ पे यूज है आपका फेडरल वर्ड, कहीं भी फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया। इवन आर्टिकल 1 में ये लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे यहाँ जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन। क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया? यूनियन। फेडरल वर्ड ही यूज नहीं किया गया। बट कह सकते हो हम लोग कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है? फेडरल है बट यूनिटरी बायस, मतलब आपके पास यूनिटरी फीचर को, यूनियन को ज्यादा ताकत दी गई है। ठीक है, यूनिटरी बायस्ड है। ठीक है, और इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हो क्वासी फेडरल कह सकते हो। क्वासी मतलब लगभग होता है, तो लगभग जो है आपके पास संघ वाला हमारा जो है संविधान है। अगला होता है, देखिए अगली तरीके डिवाइड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशंस को, फेडरल, फ्लेक्सिबल में और रिजिड में। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे आपके पास यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज। तो वो क्या होगा, वहां पे आप जो है एक लॉ लाए, सिंपल लॉ लाए, और लॉ लाने के बाद जो है उसे पारित करवाया, पास करवाया, क्राउन से आपने इसमें साइन करवाए और आपका लॉ पारित हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है। रिजिड में क्या होता है कि आप जो है बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड करने के लिए, संशोधन करने के लिए संविधान को आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कहते हैं ना, बिल्कुल कांटे भरी राह से। मतलब आपको जो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड। इंडिया का जो केस है, इंडिया जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। और केशवानंदा भारती के बाद जो है रिजिडिटी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं। केशवानंदा भारती में ये कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक फीचर्स को जो है अमेंड नहीं कर सकते, तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आ गया था। तो 24 अप्रैल ये समझ लीजिए आपके जो है, फिर 1973 के बाद जो है आप लोगों के क्या हो गया, केशवानंदा भारती के बाद जो है एक तरीके से एक चीज आ गई कि हम थोड़ा सा शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स मोर रिजिडिटी, राइट। तो बट वी आर स्टिल कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो कुछ चीजें हैं वो बदल सकते हैं। ठीक है, कोई चीज हमें जरूरत पड़ी, जैसे हमें ओबीसी कमीशन की जरूरत पड़ी, तो हम लोगों ने कोई बात नहीं 338 भी डाल दिया, तो हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग जो है प्रोविजंस, या हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की जरूरत पड़ी तो हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमें राइट टू एजुकेशन की जरूरत पड़ी, कोई बात नहीं, हमें 21A डाल दिया, तो हमें शिक्षा जो है 6 से 14 साल के बच्चों की कंपलसरी एजुकेशन कर दी। तो इस तरीके से जो है आपके पास कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल रिजिड में इंडिया जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। इस सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज मैंने समझानी थी और वो समझा दी है। तो अब आते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर अप्रोप्रिएटली, जितना पढ़ा है उसमें से उसके बेसिस से बताइए। पहला यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फेडरल विद यूनिटरी बायस, तीसरा जुडिशियल सुप्रीमेसी, और चौथा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल डायरेक्टली। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा बी, यानी कि फेडरल विद यूनिटरी बायस। अब देखो मैं आपको कुछ बताता हूं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल डायरेक्टली ये गलत है। हमारे यहाँ जो सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया है दैट इज वेस्टमिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट टाइप हमने गवर्नमेंट अडॉप्ट की है। ठीक है, ब्रिटिश टाइप। तो वहां पे क्या होता है, एक डायरेक्टली चुना हुआ हाउस होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है। उसका उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने मेंबरों में से मेजोरिटी वाले ग्रुप से सरकार बनाते हैं, यानी कि सरकार क्या हो गया, लोकसभा का एक छोटा सा हिस्सा हो गया। अब जो सरकार का जो हेड होगा दैट इज प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, और ये कह सकते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। तो आपके पास याद रखिएगा, इन पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंडिया में है, डायरेक्टली पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेस। अगली बात है जुडिशियल सुप्रीमेसी हमारे यहाँ नहीं है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। ठीक है, और बस जो आपका सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जुडिशरी है, उसे क्या आपके पास क्या रखा गया है, आपका प्रोटेक्शन के रखा गया है, गार्जियन के रूप में रखा गया है। ठीक है, और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं है, फेडरल है विद यूनिटरी बायस्ड, राइट। अल्दो वर्ड जो यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो यूनियन ऑफ इंडिया ही यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
पहला है इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है फ्लेक्सिबली रिजिड और चौथा है नन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अभी पढ़ाया था मैंने, इट इज फ्लेक्सिबली रिजिड। तो आप लोग इसे अमेंड कर सकते हो बट हर चीज को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपके पास आप स्टेट्स की कुछ पावर को छीनना चाह रहे हो, स्टेट्स की कुछ पावर में कुछ आप चेंजेस लाना चाह रहे हो, तो आपको 50% से ज्यादा स्टेट्स को जो है से आपको क्या चाहिए, कह सकते हो एसेंट चाहिए कि वो लोग भी जो है उस बात पे एग्री करते हो। तो उनका 50% से ज्यादा स्टेट्स का एग्रीमेंट चाहिए अगर आप जो है स्टेट्स की पावर को क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट ऐसा ला रहे हो। जैसे जीएसटी से उनकी फाइनेंशियल पावर पे क्या हो रहा था, असर हो रहा था। तो 50% से ज्यादा राज्यों से क्या कराया गया, पारित कराया गया कि वो लोग जो है इसमें सपोर्ट करें इन जीएसटी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करना, और मैं कोशिश करूंगा कि अब कैमरे के सामने आके वीडियो बनाऊं। थोड़ा सा सेटअप बनाने में जो है कह सकते हैं व्हाइट बोर्ड का मैं यूज कर नहीं रहा हूं, तो सोच रहा हूँ डिजिटल फॉर्म में ही आए। तो उसी के लिए जो है टेक्निकल कह सकते हो सेटअप करना है। आप लोग जो है बिल्कुल सपोर्ट करो, ये आपका अपना है और आपका अपना पढ़ने की जगह है। तो आपको कोई जगह फॉलो नहीं करनी, मैं आपके साथ हूँ। अभी लोग ऐड हो रहे हैं तो अभी थोड़ा सा हम हल्का ही हाथ रखेंगे, इसके बाद फुल पेस में आ जाएंगे। खूब सारे क्वेश्चन सीरीज करेंगे, ठीक है, हजारों क्वेश्चंस करेंगे और इतना कर डालेंगे कि भैया हमारा स्कोर जो है फुल आए और हम लोग फेल ना हो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी एक अच्छे टीचर हैं, वैसे मैंने बात करी है तो ही इज़ फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड बहुत अच्छे टीचर हैं। फॉर द लास्ट 17 ईयर्स ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। तो ताकि हमारा एपीएफसी में, क्योंकि इंग्लिश के बिना भी काम नहीं होगा, 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के भी आने ही है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि हमारा पेपर बिल्कुल आराम से निकल जाए। ग्रुप ए की जॉब है, कोई फालतू बात नहीं करेंगे। आप लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, एक बारी में काम हो जाएगा। इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं, कोई और ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें आप जो है सिर्फ एक एग्जाम दे के ग्रुप ए सर्विस में चले जाओ, और वो भी कंफर्ट लाइफ में। फौज का होता है 1 डे का एग्जाम, पर 5 डेज के इंटरव्यू होते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का 1 डे का होता है, प्लस फिजिकल होता है, प्लस इंटरव्यू होता है, बट फिर वही जॉब है। यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, ठीक है, सरेंडरिंग फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो जो आगे जाके आपको समझ में आएगी, लाइफ के एक पड़ाव के बाद समझ में आएगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग पढ़ सकते हो, खूब पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।